आज के वीडियो में स्वागत है। आईएएस प्री 2013 का पेपर आज हम एनालाइज करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चैत्य और विहार के बारे में दे रखा है, बौद्ध जो गुफाएं थे उनसे संबंधित। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसको समझते हैं। बी ऑप्शन क्या है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो इसको देखते हैं, चैत्य और विहार क्या होते थे। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता था चीता संबंधी। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? चीता संबंधी। किसकी चीता की बात की जाती है? जो महापुरुष थे उनके अवशेष सुरक्षित रखे जाते थे। महापुरुषों के अवशेष बौद्ध संप्रदाय में। तो जो चैत्य था वो इनके उपासना का केंद्र था, बौद्ध भिक्षुओं के। उपासना का केंद्र। चलिए अब बात करते हैं विहार की। विहार के केंद्र में एक चतुर्भुजाकार या अंडाकार कक्ष होता था। चतुर्भुजाकार, कहीं कहीं पे अंडाकार भी होता था, और अंडाकार कक्ष होता था। जो सातवाहन थे उनके समय नासिक, कार्ले और भज्ज प्रमुख विहार हुआ करते थे। तो प्रमुख विहार में कौन है? सातवाहन के समय था नासिक का विहार और कार्ले, ये जो विहार ये फेमस था उसके टाइम पे, सातवाहनों के टाइम पे। और भज्ज, ये इनके प्रमुख विहार थे। जो कलिंग नरेश था खारवेल, उसके शासन में जैन भिक्षुओं के लिए उदयगिरी और खंडगिरी में भी विहार बनाए गए थे। कलिंग नरेश खारवेल के टाइम उदयगिरी और खंडगिरी में क्या बनाए थे? विहार। जो शैलकृत गुफाएं थी, बौद्ध गुफाएं, उनके निर्माण की प्रक्रिया 200 ईस्वी के आसपास की है। 200 ईस्वी और 200 ईसा पूर्व बौद्ध गुफाओं का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। परंतु जो सातवाहन काल था उसमें जो पश्चिमी उत्तर दक्कन था उसमें अत्यधिक दक्षता के साथ चट्टानों को तराशकर चैत्य और विहार बनाए गए थे। किनको तराशकर? चट्टानों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तो जो निर्वाण है उसकी अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने इच्छा या तृष्णा को ही सब दुखों का कारण बताया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के बारे में है। जन आंदोलन क्यों हुआ था साइमन कमीशन के लिए? तो ये जन आंदोलन हुआ था, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। बहुत सिंपल प्रश्न है। साइमन कमीशन आया था 1927 में। ये क्यों आया था? जो 1919 में अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्षों के उपरांत, 1919 का अधिनियम में ये प्रावधान थे कि 10 वर्षों के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा। ये कमीशन का क्या काम था? जो इसने सुधार किए थे उन पर रिपोर्ट करना, उनकी ये रिपोर्ट इसको सौंपेगा। लेकिन 2 साल पहले ही, 10 साल के बाद, यानी कि 1929 में इसको आना था, लेकिन 1929 में ना आकर के 2 साल पहले यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। साइमन कमीशन को भेज दिया गया। इसमें एक भी भारतीय नहीं था इस कमीशन में, जबकि भारतीयों का क्या मानना था कि भारत के जो राजनीतिक भविष्य है उसका फैसला कौन करे? भारतीय करे। जो राजनीतिक भविष्य है भारत का, उसका फैसला कौन करे? भारतीय करे। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये बात भारतीयों को रास नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसको अपनी बेइज्जती समझा कि इसमें एक भी भारतीय नहीं है, मतलब ये भारतीयों को कमतर आंकते हैं और सोचते हैं कि भारतीय उनके भविष्य का फैसला नहीं कर सकते। इस वजह से आंदोलन हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। ये जो साइमन कमीशन था, ये कितने सदस्य थे इसमें? साइमन कमीशन में सदस्य थे 7। तो अगर प्रश्न आता है कि ये एक सदस्यीय था या बहुसदस्यीय, तो ये बहुसदस्यीय था। 7 सदस्य इसमें थे। क्या इसमें कोई भारतीय सदस्य था? नहीं, सभी क्या थे? यूरोपीय थे। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो सभी यूरोपीय सदस्य थे। साइमन कमीशन को भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था, और इसने जो सिफारिशें की उनको भी यहाँ पर समझ लेते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों को। क्या क्या इसने सिफारिशें की? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी शासन की स्थापना। तो सबसे पहली बात है द्वैध शासन की समाप्ति। द्वैध शासन को समाप्त किया जाए। दूसरा, उत्तरदायी सरकार की या उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन की स्थापना। दूसरी जो इसकी सिफारिश थी वो थी संघीय संविधान का निर्माण। तीसरी इसकी जो सिफारिश थी वो थी केंद्र में अभी कोई उत्तरदायित्व भारतीयों को प्रदान न किया जाए। प्रांतों में तो क्या बोल दिया इसने? उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, लेकिन केंद्र में ना किया जाए। केंद्र में उत्तरदायी शासन स्थापित ना किया जाए।
दूसरी अगली और लास्ट इसकी जो थी सिफारिश वो थी बर्मा को भारत से अलग किया जाए और उड़ीसा तथा सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। तो इसको बर्मा को अलग किया जाए भारत से, बर्मा को अलग कर दिया। और उड़ीसा और जो सिंध था उसको अलग प्रदेश बनाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो ये क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ किया गया था। इसको समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को समझते हैं सबसे पहले। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946। तो ऑप्शन ए हमारा था कैबिनेट मिशन वाला, वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1928 में, तो ये भी गलत हो गया। और वेवेल योजना आई थी 1945 में। क्रिप्स मिशन जबकि भारत आया था मार्च 1942 में। तो कोई भी आंदोलन यहाँ पे अगर ऑप्शन भी देखें हम, चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इसकी शुरुआत तो हुई 1942 में, बाकी पहला ऑप्शन था कैबिनेट मिशन योजना का। कैबिनेट मिशन योजना ये कब आई? ये आई थी 1946 को। तो क्या 1946 में तो कैबिनेट मिशन आया और आंदोलन 1942 में हो रहा है? तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा जो है हमारा साइमन कमीशन था, सी ऑप्शन जो था साइमन कमीशन, ये कब आया था? 1928 में आया था। और जो लास्ट ऑप्शन था वेवेल योजना वाला, तो वेवेल योजना कब आई थी? वेवेल योजना आई थी 1945 को। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो क्रिप्स मिशन के जो क्रिप्स प्रस्ताव थे उसकी वजह से शुरू किया गया था। तो अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्रिप्स मिशन ने ऐसा क्या प्रस्तावित कर दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन एक आंदोलन छोड़ने की, व्यापक स्तर पर एक आंदोलन छोड़ने की ज़रूरत पड़ी थी। जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें कोई ठोस योजना नहीं होने के कारण कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया था। इसके अलावा कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसने संविधान निर्मात्री सभा के गठन पर भी आपत्ति जताई थी, क्योंकि इसमें देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनको जनता द्वारा निर्वाचित नहीं करके जो रियासतें थी उनके शासकों द्वारा उनको नामित किया जाना था। तो एक तो नामित जो सदस्य थे उनके ऊपर आपत्ति थी, सबको चुना जाना चाहिए। दूसरा जो है संविधान सभा के निर्माता थी जो संविधान सभा, उसके निर्माण पर आपत्ति थी कि उसमें सभी सदस्य क्या होने चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए। संविधान सभा का निर्माण, इस पर भी इनको आपत्ति थी। तीसरा जो आपत्ति का कारण था वो था
कुछ प्रांतों के संघ में शामिल, जो कुछ प्रांत थे उनको संघ में शामिल न होने की छूट दे दी गई थी। इस जो घोषणा थी, इस प्रस्ताव से क्या निहित होता है? भारत का विभाजन अदृश्य रूप से इसमें निहित था। तो इस चीज़ का भी उन्होंने विरोध किया, कांग्रेस ने, क्योंकि ये भारतीय की एकता और अखंडता के लिए खतरा थी। कुछ जो प्रांत थे उनको छूट दे दी कि नहीं, तुम अलग हो सकते हो। इसके बाद जो केंद्र सरकार थी, उसके संबंध में जो प्रतिरक्षा विभाग था, उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ही बना रहा, वो भारतीयों को नहीं सौंपा गया। जो प्रतिरक्षा विभाग था वो यूरोपियों के हाथों में ही रहा, या अंग्रेज़ों के हाथों, या ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही रहा। तो इस पे भी उनको आपत्ति थी। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी वो थी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस वजह से ब्रिटिशों ने भारत को प्रतिरक्षा विभाग नहीं दिया। द्वितीय विश्व युद्ध इस समय चल रहा था। और जो जापान था वो, उसका प्रभुत्व तेजी से बढ़ रहा था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो किस बैठक में हुआ था? वर्धा बैठक में। जो वर्धा बैठक थी उसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, और 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भी कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले बताया गया है, पहले भी इसका प्रश्न आ चुका, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से जानवर थे जिनसे वो परिचित थे, और कौन कौन सी धातुएँ थी जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। तो ये हमारे पुराने वीडियो में हमने बता दिया है। यहाँ एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेंगे। इसका सही जवाब है बी। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी देवताओं की क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मरण मूर्तियाँ मिली थी देवी और देवताओं की। लेकिन मंदिर मिले थे क्या? नहीं। तो मरण मूर्तियाँ तो मिली थी, लेकिन मंदिरों का कोई नामो निशान नहीं मिला, मंदिर नहीं मिले। और जो विशाल भवन थे वो क्या मंदिर थे क्या? नहीं, वो मंदिर नहीं थे, वो ज़्यादातर रहने के काम आते थे। जैसे मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, लोथल थे। तो ऐसे जो स्थल थे, इनसे जो बड़े बड़े भवन मिले थे, जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा हो गया और लोथल हो गया, इनसे जो बड़े बड़े भवन मिले थे वो ज़्यादातर क्या क्या काम आते थे? अन्नागार के काम आते थे, या फिर स्नानागार थे, लेकिन वो मंदिर नहीं थे, और वो मंदिर नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो
यह लोकवादी था, वो प्रकृति की भी पूजा करते थे। जैसे मातृ देवी पुरुष, लिंग पूजा भी करते थे, वृक्ष प्रति पशु वगैरह इनकी सबकी वो पूजा करते थे। पशु हो गया, लिंग पूजा हो गई, योनि पूजा, वृक्षों की पूजा भी करते थे। ये प्रकृति पूजा में आ जाता है, वृक्ष पूजा वगैरह ये। हालांकि जो खुदाई हुई है हड़प्पा स्थलों की, उसमें मंदिर का कोई उदाहरण या कोई ऐसा साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है अभी तक। जानवरों की अगर हम बात करें तो पशुओं में ये हाथी से परिचित थे, घोड़े से परिचित नहीं थे, तो हाथी हो गया। बाघ से भी परिचित थे, भैंसा से परिचित थे, गेंडा से भी परिचित थे और घड़ियाल से भी परिचित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन सिद्धांत के ऊपर प्रश्न आया हुआ है। इसमें बोला है, पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। तो ये जैन धर्म के बारे में तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हेन त्सांग के बारे में है। चीनी यात्री था ये, और ये जो 7वीं सदी थी उस समय भारत आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो उसके बारे में दे रखा है, उसने क्या वृत्तांत लिखा, क्या उसको लूटपाट की गई थी क्या, और ये वगैरह वगैरह। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। इसका आंसर है कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि ये लूट मार से सुरक्षित नहीं थे। उसने खुद अपने वर्णन में उसको खुद को लूटा गया था, तो उसने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें बोला गया है, उसमें वर्णन किया है। एक जो हेन त्सांग था वो किसके 7वीं सदी में भारत आया। इस समय कौन था? ये काल था, हर्षवर्धन का काल था। और जो इसकी पुस्तक थी उसका नाम है, हेन त्सांग की पुस्तक का नाम शियू की। इसमें इसने भारत में जो घूमा था उसका वर्णन किया गया है। उसको स्वयं को भी लूटपाट का शिकार हो गया था। और जैसा कि अभी भी भारत में किसी किसी जगह पे चलता है कि अग्नि की परीक्षा ली जाती है, जल या विष या गंगा जल वगैरह ऐसे हाथ में लेके कसम खिलाई जाती है, तो वो परीक्षाएं उसके टाइम भी प्रचलित थी, तो उसका भी उसने वर्णन किया गया है। और जो उसने एक और महत्वपूर्ण वर्णन था, उसने जो शूद्र थे उनको किसान बोला था। शूद्र जो नीची जाति होती है उसको किसान कहा था। वो उस समय खेती करते थे हर्षवर्धन के टाइम। तो ये महत्वपूर्ण इसका जानकारी थी, इसकी जो किताब थी उसमें सीयू की। अगला देखते हैं हम, भक्ति संतों पर विचार करना है। और इसने बोला कि लोधी वंश का जब पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ, उस टाइम पे कौन थे, कौन से जो भक्ति संत थे वो बताने हैं। तो इसका आंसर है बी, गुरु नानक। इसको समझते हैं। जो 1526 था, 1526 ईस्वी, उसमें पानीपत के मैदान में
बाबर और इब्राहिम लोदी। तो जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। पानीपत के मैदान में किस किस के बीच युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है? जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ। तो 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के टाइम पे, तो ये लोदी वंश समाप्त हो गया था, इसका पतन हो गया था और बाबर सत्तारूढ़ हो गया था। और तो इस टाइम पे हम देखते हैं नानक, जो गुरु नानक है उनका जीवन काल ये 1526 है। और गुरु नानक का जो समय है वो भी कितना है? गुरु नानक का जो कालक्रम हम जीवन यापन देखते हैं, जीवन काल वो है 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी। तो आप देखते हैं कि जो गुरु नानक जी थे वही इस टाइम पे थे। ऑप्शन में बाकी भी हम समझ लेते हैं। दादू दयाल भी दे रखा है, तो दादू दयाल जी थे, उनका जीवन काल देखते हैं। दादू दयाल का जीवन काल था 1544 से 1603। और एक और दे रखा है त्यागराज। तो जो त्यागराज जी थे वो थे 1767 से 1847। तो ये बाबर का पतन ख़त्म हो गया था इस टाइम पे। बाबर अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तेभागा किसान आंदोलन के बारे में बताया गया है बंगाल में, जो कि 1946 से 1950 की अवधि तक चला था और ये भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही समाप्त हो पाया था तेभागा आंदोलन। इसके बारे में कथन दिए गए हैं। तो इसका जो पहला ए ऑप्शन है वो सही है। जो जमींदार है उनके हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दिया। तो चलिए तेभागा आंदोलन को समझते हैं। तेभागा का मतलब होता है 3 भाग, एक तो 1/3 भाग और एक 2/3 भाग। तो जो जमींदार थे और बटाईदार थे, तो जो जमींदार थे वो किसानों से ज़्यादा हिस्सा लेते थे, 1/2 भाग लेते थे। जो बटाईदार बोलते थे उनमें किसानों को, तो जमींदार 1/2 भाग लेते थे। तो उन बटाईदारों ने क्या कहा कि हम आपको 1/2 नहीं देंगे, 1/3 भाग जमींदारों को देंगे। और जो 2/3 भाग है वो बटाईदारों ने बोला कि ये हम हमारे पास रखेंगे। इसी कारण 2/3 चाहिए। तेभागा आंदोलन इसी वजह से बोलता है कि हमें 2/3 चाहिए, ये बटाईदार रखेंगे अपने पास। पहले कितना था? 1/2 भाग जमींदार लेते थे। इस आंदोलन के नेताओं को देख लेते हैं। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे कृष्ण विनोद राय,
अवनी लाहिड़ी, और सुनील सेन। ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये आंदोलन हिंसात्मक था या अहिंसात्मक था या कैसा था ये? तो ये सांप्रदायिक दंगे, जो नोआखाली था उसमें सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो ये हिंसक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन नहीं था। तो हिंसक हो गया। हालांकि हिंदू मुसलमानों ने, बाकी जगह जो हिंदू और मुसलमान थे उन्होंने एकता का प्रदर्शन इस आंदोलन में किया था। तो और ये आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1950 को, जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद ही ये समाप्त हो पाया। अगला देखते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद। इसके बारे में बोला है कि ये किससे संबंधित था। तो ये संबंधित था जो यूरोप के लोग थे उनके मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। तो देखते हैं, लॉर्ड रिटिन जो सबसे पहले आया था, ये जो हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद, वो हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम। ये कब से कब तक गवर्नर बन के आया? गवर्नर को 1857 के बाद क्या बोलते थे? वाइसराय। तो इसका वाइसराय का काल था 1880 से 1884 तक का। जो लिटन था इससे पहले, उसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वगैरह भारतीयों के मतलब आहत करने के लिए उनके खिलाफ जितने भी कानून हो सकते थे वो लाने की उसने कोशिश की थी। जो रिपन था वो थोड़ा उदारवादी था और ये भारतीयों के पक्ष में था, उनके अच्छे के लिए कुछ कानून लाया था। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद आया था 1883 में, उसमें इसने क्या कहा था लॉर्ड रिपन ने, कि जो यूरोपीय मामले थे उनकी सुनवाई भी भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यूरोपीय जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया इस बिल का, कि भारतीय की बजाय यूरोप में ही हमारे मामलों की सुनवाई हो। तो इस बिल को फिर उन्होंने जब विरोध किया तो जो लॉर्ड रिपन थे उनको ये बिल वापस लेना पड़ा और उन्होंने इससे आहत होकर कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन से क्या पता चलता है? जो यूरोपीय है उनके नस्लवादी चरित्र को यह आंदोलन दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? क्योंकि वो भारतीय जो काली चमड़ी वाले हैं उन न्यायाधीशों को अयोग्य मानते हैं खुद के जो मामले थे उनकी सुनवाई के। तो यह उनके नस्लवादी चरित्र को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनी बेसेंट के बारे में प्रश्न आया था। इसका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। इसको भी समझते हैं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी मद्रास में। अखिल भारतीय होम रूल लीग
इस लीग का उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से, किस तरीके से? संवैधानिक। ये आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति। तो ये संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्राप्ति की समर्थन में थी। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1917 में, उसका जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी ये अध्यक्ष भी चुनी गई। तो यानी कि इनको प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उन्नीस सौ 17 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट। और स्थापना कहाँ हुई इसकी? न्यूयॉर्क में। जो एनी बिसेंट थी इसकी दूसरी अध्यक्ष चुनी गई थी। मॉन्टेग्यू ने 1917 में उत्तरदायी शासन प्रदान करने वाला एक प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पारित कराया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो एनी बिसेंट थी उसने 20 अगस्त 1917 से जो होम रूल लीग थी वो समाप्त करने की घोषणा कर दी। और एनी बिसेंट ने जो साप्ताहिक पत्र निकाला था उसका नाम है कॉमनवेल्थ। ये इनका साप्ताहिक पत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय शिला वास्तु के इतिहास में संबंध में ये बादामी की गुफाएं दे रखी है, बराबर की 12 बार की गुफाएं दे रखी है और एलोरा की गुफाएं दी गई है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल तीसरा कथन इसमें सत्य है। अब इसको समझ लेते हैं। प्राचीनतम अगर हम शैलकृत गुफाओं की बात करें तो वो है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं प्राचीनतम है। ये कहाँ पे है भीमबेटका की गुफाएं? ये एमपी में है। प्राचीनतम कैसे है? कौन से काल की है ये? यह है प्राग ऐतिहासिक काल की। जबकि यहाँ पे जो बादामी की गुफाएं दे रखी है तो बादामी की गुफाएं कौन से काल की है? बादामी की गुफाएं 6 से 8वीं शताब्दी में ये निर्मित हुई थी। दूसरी जो गुफाएं दे रखी है वह बराबर की गुफाएं दे रखी है जिनका निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बल्कि अशोक ने इनका निर्माण कराया था, बराबर की गुफाएं। तो इस वजह से दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो बराबर की गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, न कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। सम्राट अशोक।
अब लास्ट है हमारा एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्म से संबंधित यहाँ पे एलोरा की गुफाएं संबंधित कौन कौन से धर्मों से हैं? ये बौद्ध धर्मों से भी है, जैन से भी है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। तो तीसरा कथन सही हो गया, विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई थी, तो ये सही हो गया। और जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका निर्माण कब हुआ था? 7 से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ये ईसा पूर्व नहीं है, शताब्दी है ये। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। कौन सा जिला? औरंगाबाद। कितनी गुफाएं हैं टोटल? 34। इसमें से जो 1 से 12 तक है वह है बौद्धों के लिए, और जो 13 से 29 तक है वो किसके लिए है? हिंदुओं के लिए। और 1 से 30 से 34 है वो किसके लिए है? जैनियों के लिए। तो अगर ऐसे भी पूछ ले कि 1 से 12 तक किसके लिए, या ऐसा कोई प्रश्न आता है, वैसे आता नहीं है ऐसे प्रश्न, लेकिन आता है तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। सांस्कृतिक इतिहास में त्रिभंग वगैरह जो नृत्य है उसके बारे में ये पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो ए आंसर। त्रिभंग की यहाँ पर सर्वोत्तम वर्णन पूछा है तो वो है, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा के वक्र की होती है। तो त्रिभंग में क्या बनता है? ऐसा एस बनता है त्रिभंग में। इस तरह का नृत्य होता है। अगला प्रश्न, चलिए त्रिभंग को समझते हैं, कौन से नृत्य की विशेषता है ये। इसमें पैर को मोड़ दिया, एस की आकृति अभी हमने बताई थी, ऐसी आकृति बनती है, इसको हम त्रिभंग कहते हैं। ये तो हो गए पैर। ये हो गई देह। ये हो गई गर्दन, ग्रीवा। त्रिभंग कौन सा है? ये है जो ओडिसी नृत्य है, उस ओडिसी नृत्य की ये गतिविधि है त्रिभंग। और एक होती है इसी ओडिसी नृत्य में चौक। तो ये मुद्रा भी ओडिसी नृत्य की है और त्रिभंग मुद्रा भी ओडिसी नृत्य की है। आपको बस त्रिभंग में ऐसे याद रखना है कि ऐसे ऐसे बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची का स्तूप। और यहाँ पे पूछा है कि भित्ति चित्र कला के लिए कौन कौन जाने जाते हैं। तो पहला दूसरा सही है, इसका बी ऑप्शन सही है। भित्ति चित्रकला का मतलब होता है वॉल पेंटिंग। तो जो अजंता की गुफाएं हैं और जो लेपाक्षी मंदिर है उसमें वॉल पेंटिंग है, लेकिन सांचों की स्तूप में वॉल पेंटिंग नहीं है।
तो अब हम देखते हैं लेपाक्षी मंदिर। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। लेपाक्षी मंदिर हमारा हो गया आंध्रा में। अजंता की गुफाएं वही महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। अजंता महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य दर्शन या षट दर्शन, इनके बारे में 2014 था, उसमें भी हमने प्रश्न डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, जब हम 15 साल 10 साल 15 साल के पेपर का एनालाइज करते हैं तो पैटर्न लगभग सेम रहता है, या जो पुराने प्रश्न आए हुए हैं अगर उनको हम अच्छे से समझ लें, उनकी व्याख्या देख लें या उनका रिवीजन कर लें तो फिर ये निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रश्न उन्हीं से संबंधित, उन्हीं के आगे पीछे, उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की। इसका दे रखे हैं, इसका आंसर है केवल 2। पहला गलत है, आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, तो ये गलत है, करता है। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि सांख्य दर्शन दिया किसने था? सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। हम षट दर्शन के बारे में बात कर चुके हैं, कौन सा दर्शन किसने दिया? सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। इसकी जो सबसे प्रमुख धारणा थी वो थी सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की। सांख्य दर्शन की जो धारणा थी वो क्या थी कि सृष्टि किससे बनी हुई है? प्रकृति पुरुष से। जो पुरुष है उसको प्रकृति माना गया, प्रकृति पुरुष। इसमें जो प्रकृति है उसको क्या बोला गया? जड़। और जो पुरुष है उसको क्या बोला गया? चेतन। जड़ का मतलब होता है अचल या मरा हुआ, अचेतन। जड़ को क्या बोलते हैं? अचल या अचेतन। और जो इस दर्शन की सबसे बड़ी मान्यता थी यथार्थ ज्ञान या आत्मज्ञान। यथार्थ ज्ञान या जो आत्मज्ञान है वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य है, या वो मोक्ष की ओर ले जाता है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है न कोई बाह्य प्रभाव, न ही कोई बाह्य कारक का होना। तो इसने बाह्य प्रभाव को नहीं माना, बाह्य प्रभाव और बाह्य कारक को। इसने खंडन किया। और जो यथार्थ ज्ञान था उसकी प्राप्ति कैसे होगी? यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा, प्लस शब्द के द्वारा। और जो आजकल अनुसंधान है, तर्कवाद वगैरह जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं वो इसी चीज़ पर कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो वैज्ञानिक हैं वो अनुसंधान किस पर करते हैं? प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। ये जो दर्शन था इसके अनुसार हम कई प्रकार के दुखों को भोगते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। इन दुखों से कई बार
तात्कालिक मुक्ति होती है, लेकिन इनसे स्थायी मुक्ति के लिए मोक्ष या कैवल्य की ओर ध्यान लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे 2012 का प्रश्न पत्र, उसमें भी हम हिस्ट्री के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 15 साल के जो पेपर हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका प्री पास करने के लिए, और हम क्योंकि यहाँ पर व्याख्या भी समझा रहे हैं, तो अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख ही सकते हो, खाली क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे ही, और वो आपकी आगे रैंक डिसाइड करने में, मार्क्स बढ़ाने में योगदान देंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।